हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। गुड इवनिंग सबको। हाँ जी, कल हम हाँ जी, नो वॉइस इज क्लियर। ओके, हाँ जी। तो कल मैंने संविधान सभा का स्ट्रक्चर आपको बताया कि कैसे ये पार्शली नॉमिनेटेड थी, ये पार्शली इलेक्टेड थी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, नॉमिनेटेड मेंबर कहां से आए? इसमें संविधान सभा में नॉमिनेटेड मेंबर कहां से आए? कोई बात नहीं है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, ये बिल्कुल सही आंसर जोबनप्रीत। इलेक्टेड बाय किंग्स, बिल्कुल सही। नॉमिनेटेड बाय किंग्स, नॉट इलेक्टेड बाय किंग्स, नॉमिनेटेड बाय किंग्स। जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है, हाँ जी, इस तरह ये इलेक्टेड भी थी और नॉमिनेटेड भी थी। ठीक है, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर 296 allotted to British India province were held in जुलाई अगस्त 1946 और इसके इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हुए। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, कांग्रेस को 208 सीट्स मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 15 सीट मिली। ठीक है, 93 सीट्स allotted to the princely states were not filled, they decided to stay away from the constituent assembly। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जो 93 प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किए पर्सन। क्यों नहीं नॉमिनेट किए? वो कहते हम संविधान सभा में नहीं शामिल होते, हम संविधान नहीं बनाना चाहते। तो राजे क्यों नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिप्लेस करता है राजाओं को। ठीक है, किंग्स की जगह तो संविधान ने लेनी थी।
हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके। देखो, जो राजे थे उन्होंने संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए मेंबर क्यों नहीं भेजे? क्यों नहीं भेजे? क्योंकि जो संविधान है ये बिल्कुल अपोजिट है किंगशिप के, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि किंगशिप क्या होता है कि जहाँ किंग के मुंह से कोई आवाज निकली वही संविधान, वही लॉ है। तो लेकिन संविधान रिप्लेस करता है किंगशिप को। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है? पता नहीं क्या दिक्कत है, अच्छे काम के लिए आवाज पता नहीं क्यों चली जाती है। कभी किसी को बुलाओ तो उसे सुनता नहीं है, जब किसी की चुगली स्टार्ट करो तो बहुत जल्दी सुनता है। ठीक है, फिर आवाज कट नहीं होती, धीरे बोलो फिर भी सुन जाता है। ठीक है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, सृष्टि का क्या नियम है। अब ठीक है? ठीक है, तो हाँ जी, ये असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of direct franchise, the assembly comprised representation of all sections of Indian society: Hindus, Muslims, Sikh, Parsi, Anglo-Indian or Indian Christian, SC, ST, including women of these sections. सारी बहनें, उनको भी रिजर्वेशन दी गई। असेंबली इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। जितने भी उस समय लीडर थे सारे संविधान सभा के मेंबर थे, लेकिन एक महान आत्मा को छोड़ के, किसको छोड़ के? महात्मा गांधी को छोड़ के, बापू को छोड़ के। बापू ने संविधान सभा के मेंबर नहीं बने। संविधान बनाने में बापू का योगदान तो वैसे बहुत है उनका। सारे जितने भी लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गए, सभी उनके कहने पे सारा काम करते थे। ठीक है, लेकिन बापू खुद बापू ने कोई अहदा नहीं लिया, ना वो संविधान सभा के मेंबर बने, ना वो एंटरम गवर्नमेंट बनी, उसमें कोई मंत्री बने। ठीक है, चाहते तो वो पीएम भी बन सकते थे। ठीक है, चाहते तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, चाहते तो वो मिनिस्टर भी बन सकते थे, वजारत जो 1946 में एंटरम गवर्नमेंट थी उसमें भी बन सकते थे, लेकिन बापू ने मना किया। ठीक है, तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब जिस दिन जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने देश आजाद होने के बाद, ठीक है, तो वो बापू की ब्लेसिंग लेने आए और बापू ने कहा, एक वर्ड कही बापू ने, कहते पार्स करप्टा मैन, पार्स करप्टा मैन। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है? तो बापू ने क्या बोला? शक्ति करप्ट करती है आदमी को, पार्स करप्टा मैन। ठीक है, बिल्कुल सही है, शक्ति ही करप्ट करती है आदमी को। ठीक है, तो बापू के सैन भी आपको नहीं मिलेंगे। जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उसमें बापू के सैन नहीं है। हाँ जी, आवाज फिर चली गई।
हाँ जी, फिर आवाज चली गई। ऑल ओके, ओके ठीक है ठीक है, आप ट्राई मत करो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो दिसंबर 9 को, 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। जितने भी बंदे चुन के आए उनकी पहली मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया। क्यों किया? क्यों? वो पाकिस्तान चाहते थे, सेपरेट स्टेट। ठीक है। पाकिस्तान वर्ड किसने कॉइन किया था? हु कॉइन्ड द पाकिस्तान वर्ड? और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? ये रवीना शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये रवीना शर्मा, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। सही आंसर है, पाक मीन्स पे। और हमाद का भी आंसर सही है। ठीक है, और ये शिवम का भी आंसर सही है। चौधरी रहमत अली, वली नहीं अली है। फिर भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अली। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। रहमत अली ने ये वर्ड कॉइन किया था, लेकिन इसको जो प्रमोट किया वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। एक मुस्लिम पोइट हुए ने मोहम्मद इकबाल, उनका आपने एक कविता सुनी होगी कि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। पता नहीं ऐसे गीत गाते गाते फिर उनको क्या हो गया, एंड ही गिव द आइडिया फॉर सेपरेट स्टेट। और इस काम को पूरा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये लाहौर रेजुलेशन होता है 1940 में, और पाकिस्तान का जो सेपरेट स्टेट है उनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बाईकाट किया। देखो, कहते हम संविधान नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्यों बाईकाट किया जी? वो कहते हैं कि हम एक वखरा देश चाहते हैं, तो हम पूरे इंडिया का संविधान क्यों बनाएं? कहते हैं हमें अलग करो, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। ठीक है, तो पहली मीटिंग को 211 मेंबर ने अटेंड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बूढ़ा आदमी था। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बिहार से ये पॉलिटिशियन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर को उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और इसके अलावा एस सी मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। और असेंबली हेड द 2 वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले संविधान सभा के राष्ट्र प्रेसिडेंट बने, सॉरी प्रेसिडेंट बने। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? पता है किसी को? चलो कोई नहीं, जिरेगई गांव था इनका। ठीक है, और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि चलो ये तो क्वेश्चन नहीं है कहाँ के रहने वाले थे, मतलब ये तो एग्जाम में काम नहीं आता। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये पॉलिटिक्स में हीरो कैसे बने? पॉलिटिक्स में ये हीरो कैसे बने? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, कि कैसे इनका
इतना कद कैसे पॉलिटिक्स में बढ़ गया, इसे संविधान सभा का चेयरमैन लगाया गया, संविधान सभा का प्रेसिडेंट लगाया गया, इसे कैसे हीरो बने ये? नेहरू रिपोर्ट, इसका क्या योगदान था? एजुकेशन तो सभी की बहुत ज्यादा थी, सारे लॉयर थे, ठीक है, जितने भी उस समय सभी ने वकालत की थी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू है, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना है, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, चाहे महात्मा गांधी है। सभी, कांग्रेस को वकीलों की पार्टी कहते थे, मतलब सभी लॉयर थे, पता नहीं लायर थे या लॉयर थे, ठीक है, लेकिन सभी लॉयर ही थे, मतलब ये मान के चलो, सॉरी लायर नहीं, मतलब लॉयर थे, ठीक है। तो कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे हीरो बने पॉलिटिक्स में? चलो, गूगल बाबा बताइए, नाम बताइए, मैं आपको बताता हूं। महात्मा गांधी ने, बापूजी ने बिहार में नील की खेती करवाते थे किसानों से जबरदस्ती ब्रिटिश, तो उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है। तो बापूजी ने बिहार में किसानों से नील की खेती कराते थे, ठीक है, जबरदस्ती। तो उस आंदोलन में बापूजी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, अरेस्ट पाई ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि बापू वहां पे पहुंचे, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या नाम था उस आंदोलन का, उस प्रोटेस्ट का क्या नाम था? चंपारण, बिल्कुल, ये सही आंसर आ रहा है। सबसे पहले अंकित, अंकित और हरसिमरन और दीक्षा, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। चंपारण, ब्रजेश्वर मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने इनवाइट किया था बापूजी को, वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं महात्मा गांधी से उस आंदोलन में। तो फिर बापूजी इसे पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दैट टाइम वाज ही वाज द स्टूडेंट, दैट टाइम ही वाज द स्टूडेंट दैट टाइम। फिर वो पॉलिटिक्स में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो फिर उनका सियासत में इतना ज्यादा कद बढ़ जाता है कि उसे जब संविधान बनाने का समय आया तो उसे संविधान सभा का इंचार्ज लाया गया। तो ये क्लियर है सबको? हाँ जी, बोलो, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। नाउ ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन की बात करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी मुझे हिस्ट्री भी मैं साथ में ही करा रहा हूँ, तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या, मैं तो पॉलिटी क्लियर कराने के लिए थोड़ी हिस्ट्री की इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको, तो लेकिन हिस्ट्री आपने पढ़नी है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है ये, ठीक है। जैसे वो पत्रकार वाला सुना होगा आपने, कोई खूह में गिर गया तो पत्रकार उनकी मूवी बना रहा है, वो कहता है मुझे बाहर निकालो, कहता है ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम पॉलिटिक्स खाना है आपको। चलो, ये सारी चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही? ओके।
तो 13 दिसंबर 1946 को, देखो 9 को पहली मीटिंग होती है और 2 दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है संविधान सभा का। फिर उसके बाद 11 दिसंबर, 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। 2 दिन बाद एक और घटना घटती है कि जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, वो असेंबली में पेश करते हैं। वो संविधान के स्ट्रक्चर की फिलॉसफी रखते हैं। ठीक है, तो ये रेजुलेशन क्या है कि हम क्यों संविधान को हम क्यों पेश कर रहे हैं, क्यों संविधान बना रहे हैं, उनकी सब फिलॉसफी ये लोगों के सामने रखते हैं। तो कुछ मैं लेने आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। कहते हैं आज संविधान सभा ये डिक्लेयर करती है और इस बात का निश्चय लेती है कि भारत एक आजाद गणतंत्र होगा। ठीक है, और जो सरकार होगी फ्यूचर में आने वाली, वो एक संविधान की तरह संविधान से ही चलेगी। Wherein territories that now comprises British India, territories that now from Indian states such as parts of India as are outside India, states as well as other territories as are willing to be constituted and to independent sovereign India shall be a union them all। कहते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सभी स्टेट को मिलाकर तो ये सब यूनियन बनेगा, मतलब इकट्ठा रहेगा। तो ये चीज है। तो जो भी टेरिटरी है, प्रेजेंट बाउंड्री है, वो संविधान सभा तय करेगी कि इनकी बाउंड्री क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोनमस यूनिट रेजिडरी पावर एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेव एंड एक्सेप्ट। हाँ जी, तो गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज उन्होंने बताई। और ऑल पावर्स अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया कंस्टिट्यूट पार्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो ये बड़ा एक पॉइंट नोट करने वाला है कि सारी शक्ति किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। ये चीज इसमें बताई गई कि सारी शक्ति किसके हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। Wherein shall be granted and secured to all the people justice, social, economic, political, equality of states, opportunity before law, freedom, thoughts, expression, belief, faith, worship। ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और माइनॉरिटी को सेफ गार्ड भी मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा इंटीग्रिटी, टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक, सॉवरन, राइट्स ऑफ लैंड, सी, अकॉर्डिंग टू जस्टिस, लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ये सारी चीजें होंगी। Ancient India land attained the rightful and honored place in the world and makes a full and willing contribution to the promotion of the world peace and welfare of mankind। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ही प्रेम्बल बनी बाद में
मैंने आपको प्रेम्बल चैप्टर कराया, किसी को याद होगा, जो नेहरू जी ने स्पीच दी कि हम देखो हम संविधान को क्यों बनाना चाहते हैं, क्या मनसा है, हमारे संविधान की आत्मा क्या होगी, हमारी स्पिरिट क्या होगी। ठीक है, हाँ जी, बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई। ठीक है, तो यही प्रेम्बल बना, यही प्रेम्बल बना। कहते जो रेजुलेशन था इसको अडॉप्ट कर लिया गया जनवरी 22 1947 को, और संविधान की शेप बनी एक तरह की। ठीक है, तो ये प्रेम्बल पार्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ जी, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंट एक्ट। देखो जब 1947 का एक्ट मैंने आपको पहले कराया, जब 1947 का एक्ट आया तो क्या चेंजेस आई इसमें। ठीक है, प्रिंसिली स्टेट जो दूर रहे संविधान सभा से, फिर उन्होंने हौली हौली ज्वाइन कर लिया। ऑन 20 अप्रैल 1947 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 6 स्टेट्स फॉर द पार्ट ऑफ असेंबली, 6 स्टेट संविधान सभा का पार्ट बने। और आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, after the acceptance of Mountbatten Plan of June 3, 1947, देखो देश की पार्टीशन होगी तो ये गड़बड़ होनी थी, क्योंकि ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, कुछ प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में चले गए, और जो मुस्लिम लीग थी फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली, फिर वो असेंबली में वो भी शामिल हो गए। पहले मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। ठीक है, तो असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरन बॉडी। तो जो संविधान सभा थी उनको सॉवरन बॉडी बनाया गया। ठीक है, तो असेंबली के पास शक्ति थी कि वो किसी भी लॉ को चेंज कर सकती थी। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया रिलेशन टू इंडिया। ठीक है, तो ये सॉवरन बॉडी बनी। मैं आपको एक सिंपली बताना चाहता हूं, चलो आगे हम पढ़ेंगे। जिसने संविधान बनाया संविधान सभा ने, उसने ही पार्लियामेंट का काम किया। बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई। ठीक है, उसने ही, जब तक संविधान नहीं बना तब तक उसने ही पार्लियामेंट का रूप लिया, पार्लियामेंट वो बन के रही। ठीक है, हाँ जी, सेपरेट फंक्शन साइन टू असेंबली। दूसरा पॉइंट यही है, एनएक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर कंट्री, कंट्री के लिए लॉ बना सकती थी। ठीक है, तो ये चीज जो सामने आई, तो इसे जीवी मलवंकर ने इसकी प्रेजाइड ओवर की, तो इसलिए उसे पहला स्पीकर माना जाता है, जीवी मलवंकर को। ठीक है, तो लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को बन के तैयार हो गया, तो फिर इसका संविधान बनाने का काम खत्म हो गया। तो लेकिन जो इसका लेजिस्लेटिव पार्ट वो चलता रहा। तो बाकी जो मुस्लिम लीग थी वो अलग होगी, क्योंकि पाकिस्तान बनने से अब जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 299 तक चली गई, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में चले गए, कुछ
कुछ जो मेंबर थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। तो हाँ जी, पहले ब्रिटिश प्रोविंस वाज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229। ठीक है, तो 67 पाकिस्तान में चले गए। एंड प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 93 टू 70, तो 23rd पाकिस्तान में रह गए। ठीक है, चलो मैं आपको लिख के बताता हूं। पहले 93 मेंबर थे वो राजाओं ने नॉमिनेट करके भेजने थे, लेकिन 70 रह गए। वो 70 का क्या मीनिंग है? पाकिस्तान में कितने चले गए? बोलो, कितने राजे पाकिस्तान में चले गए? कितने स्टेट, प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में चले गए? 23। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर है। तो जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थी वो कितने कम हो गए? 67 कम हो गए। 296 से, ठीक है, 229 आप माइनस कर दो तो 67 आ जाएंगे। तो जो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर थे 67, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान बनने में इनका साइज है वो छोटा हो गया। मैं आपके फिगर आपके सामने ही है, मैं आपको देखो बच्चों की तरह सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अदर फंक्शन क्या किए इन्होंने? इन्होंने रेटिफाई की इंडिया की कॉमनवेल्थ के मेंबर। कॉमनवेल्थ क्या है? मैं आपको फॉरेन पॉलिसी में कराया। इन्होंने रेटिफाई किया कि देखो हम आज के बाद कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। क्या है कॉमनवेल्थ? हाँ जी, बिल्कुल, ये जिस पर ब्रिटिश ने रूल किया। और ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, आप शिवम, अंकित, अमित, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ठीक है, जिन पर ब्रिटिश ने रूल किया उसके हम मेंबर हैं। तो ये रेटिफाई किया इसने। और इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में। और इसने नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 को नेशनल एंथम इन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, जुलाई 1947 में। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग में एक फ्लैग कोड बना है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी नेशनल फ्लैग को लेकर। कौन था वो पर्सनालिटी जिसने राष्ट्रीय झंडे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे? उसके बाद एक फ्लैग कोड बना। चलो, हिसार सुना है किसी ने? हिसार, हरियाणा में है हिसार। क्या जानते हो हिसार के बारे में? हिस्ट्री में बताएं, हिसार का क्या हिस्ट्री के साथ क्या लेना देना है? हिस्ट्री का क्या कनेक्शन है हिसार के साथ? बताओ क्या। चलो मैं बताता हूँ। जो फिरोज तुगलक था, बादशाह फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, ठीक है, तुगलक वंश जिसने पढ़ा होगा उनको पता चलेगा ये। उन्होंने ये शहर बसाया था, हिसार। और हिसार फेमस है स्टील सिटी। ठीक है, जिंदल पाइप्स। ठीक है, ओपी जिंदल ठीक है, नवीन जिंदल सुना होगा आपने। ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेड डाली थी। ठीक है, उनकी माता स्वित्री जिंदल, वो इंडिया में सबसे अमीर औरत और एमपी भी रहे हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने फ्लैग के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में रेड डाली थी। और नेशनल एंथम किसने लिखा है? हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता ही है। ठीक है, और
इसके अलावा नेशनल सॉन्ग बिक्रम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम सुना है? वंदे मातरम क्या मीनिंग होता है वंदे मातरम का? मुझे आज तक नहीं समझाया। बहुत सुंदर लगता है जब सुनते हैं सॉन्ग, देशभक्ति का सॉन्ग, तो ऐसे जी करता है कि अभी हम जाके पाकिस्तान के 5-10 थप्पड़ लगाएं। ठीक है, कि चाइना वालों को हम इतना मारें कि उनकी दाढ़ी है जो नहीं आती, ठीक है, और भी उनके सिर पर भी ना बाल आए। ये शिवम का एक और सिक्सर, ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। आई बो टू आवर मदरलैंड, मैं अपनी धरती माँ को सत्कार करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वंदे मातरम का यही मीनिंग होता है। और शिवम ग्रेट सिक्सर, आई आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है, वंदे मातरम का यही मीनिंग है। ठीक है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है बंदे बंदे बंदे, मतलब मैन 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 मैन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धरती माँ को सलाम, आई बो टू आवर मदरलैंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये किसने लिखा था ये? ये बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरमन। बिक्रम चंद्र चैटर्जी, ये किसी बुक में दिया गया, बुक का नाम बताएं, बुक का नाम बताएं, बुक का नाम। एक बुक का नाम भी बताएं। नहीं, ये बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, सुमनप्रीत। आनंद मठ, ये ग्रेट सिक्सर बाय सुमन। सुमन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू। आनंद मठ बुक है उनकी, वहां से ये लिया गया है, आनंद मठ से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को उन्हें फर्स्ट राष्ट्रपति बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के 11 सेशन हुए 2 साल में, और इसे 11 मंथ 18 डेज लगे। 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। और इसको बनाने में 60 देशों का दौरा किया गया। ठीक है, तो फिर भी कम देश घूम के आए, इससे ज्यादा तो मोदी जी घूम के आए हैं। ठीक है, मोदी जी ने लगभग 150 देशों की यात्रा की है। ठीक है, और ड्राफ्ट कंस्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। जो ड्राफ्ट बनाया गया वो 114 दिन लगे उसे। टोटल एक्सपेंडिचर संविधान बनाने का खर्चा 64 लाख आया। ठीक है, 64 लाख। उस समय महंगाई कितनी थी सोचो। ठीक है, तो 64 लाख उस समय खर्चा आया, उस समय जब देश आजाद होया। तो आज अरबों खरबों रुपए होता है, मतलब यही 64 लाख उस समय का, उस जमाने का। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन, और इसका अंत नहीं हुआ, और ये कंटिन्यू रहा। और प्रोविजन पार्लियामेंट इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 बनी, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन 1951 और 2 में नहीं हो गया। ठीक है, तो ये था संविधान का सफर। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद कमेटीज आता है। ठीक है, डिफरेंट टास्क बने, इसकी कमेटीज बनी। और टोटल 23 कमेटी थी, लेकिन उसमें 8 मेजर कमेटी थी, जो आज हम मेजर कमेटीज पढ़ते हैं। पहली थी पावर कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के पास। देखो यूनियन की क्या शक्तियां होंगी, उस पर कमेटी बनी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के पास था, ये प्रोविंस का, स्टेट का मैटर सरदार के पास था। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी।
संविधान बनाने का जो ड्राफ्ट का काम था वो बी आर अम्बेडकर जी को सौंपा गया। ठीक है। और इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स मिनोरिटी ट्राइबल, ये इस पे ये बनी। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में जेपी कृपलानी थे। ठीक है, सब कमेटी के। और जो मेन थे फंडामेंटल राइट के, वो पटेल थे। ठीक है, ये सब कमेटी बनी थी। मिनोरिटी में एच सी मुखर्जी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया गोपीनाथ बरदोली। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी ए बी ठाकर। ये आपने मेन मेन याद करनी है, सभी याद नहीं करनी है आपने। ठीक है। तो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेचुरली संविधान सभा के प्रधान थे, वो प्रेसिडेंट थे। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी उनके पास ही होनी चाहिए। तो स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास थी। स्टीयरिंग कमेटी जो बिजनेस को देखती है, पूरे कामकाज को देखती है। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जो संविधान सभा का बनाने का काम था, तो कमेटी बनाएगी कि देखो भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ठीक है, आपने प्रिंसली स्टेट से बात करनी है, आपने स्टेट से बात करनी है, आपने बाहरले देश की यात्रा करनी है, आपने लिखना है। ठीक है, तो अलग अलग ड्यूटीज साइन की जाती हैं। ठीक है, जैसे शादी होती है तो शादी में अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, कि आपने जो भी बारात आएगी, ठीक है, आपने उनका ध्यान रखना है, उनकी खाने पीने का सारा मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो फिर आपने मिठाई का ध्यान रखना है। ठीक है, मिठाई आपने हलवाई की ड्यूटी होती है। आप रिसेप्शन पे खड़ेंगे, ठीक है, लोगों को वेलकम करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग ड्यूटी साइन की जाती है। तो ऐसे ही जब संविधान बना तो कमेटी से बनाएगी, अलग अलग ड्यूटी साइन करी गई। ठीक है, कि आपने फंडामेंटल राइट इसको दे दी, आपने फंडामेंटल पे रिसर्च करना है कि कौन से फंडामेंटल शामिल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्योंकि डिबेट हुई, ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर लिख लिया संविधान। तो हाँ जी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, तो चलो आपसे मेरे एक मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री एपिसोड किन किन लोगों ने देख लिया? ठीक है, जल्दी देखो। फिर इसके बाद एक और एपिसोड मैं आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। इससे पॉलिटी आपकी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं बाद में करूंगा, पहले प्रधानमंत्री खत्म करो, मैं तब तक नहीं बताऊंगा कि आपने क्या देखना है। ठीक है, सभी देखो, सभी देखो, सभी देखो। ठीक है, मैं आपको एपिसोड रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आप वो देखो। फिर उसके बाद देखना कि पॉलिटी कैसे आपकी, आपका ज्ञान बढ़ा है या नहीं बढ़ा, हम उसको असेस करेंगे। कुछ माइनर कमेटी थी, ये आप देख लेना। मेन मेन आपने देखनी है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। और एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा मूर्ति, के एम मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, और फिर माधव राव। ठीक है, ये बी एल मित्तल, आ, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने डीपी खतान की जगह आए, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये संविधान तैयार किया। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कस भी किया, कुछ अमेंडमेंट भी की। ठीक है, तो ये था।
फिर एनेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली ऑन नवंबर 4 1940 ये फर्स्ट रीडिंग हुई। ठीक है, जनरल डिस्कशन हुई इनकी, फिर सेकंड रीडिंग हुई इसकी। ठीक है, तो बहुत सारी अमेंडमेंट लाई गई, 7,653 अमेंडमेंट्स पर प्रपोज, लेकिन बहुत अमेंडमेंट 2,473 ही डिस्कस की गई संविधान में। थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्ट ऑन 1940 और बी आर अम्बेडकर जी ने इस पे मोशन पास किया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पास करार दे दिया गया, और इस दिन पता है आपको संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय इसमें एक प्रेम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थी। 8 ही सूची थी, इसमें 4 बाद में ऐड की गई हैं, 4 बाद में ऐड की गई हैं, आप सबको पता ही है। तो बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और उसे चीफ आर्किटेक्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहली लॉ की बुक जो मनु ने तैयार की थी, मनुस्मृति। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अ, थे। तो चलो आपको एक स्टोरी भी बताते हैं। जब संविधान लिखने की बारी आई, ठीक है, तो नेहरू जी पूछते हैं बापू जी से, आपको मैंने कहा था गांधी मूवी वो देखें, उसमें भी ये सीन दिखाया गया है। तो नेहरू बापू के पास जाते हैं और बापू को कहते हैं कि बापू, ब्रिटिश लोग तो चले जाएंगे लेकिन संविधान कौन लिखेगा। उन्होंने चैलेंज किया कि आप लिख ही नहीं सकते संविधान, आप में कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उन्होंने टॉन्ट कसा था ब्रिटिश लोगों ने कि आप नहीं ये कर सकते। ठीक है, लेकिन टॉन्ट अच्छा होता है कई बार। ठीक है, हम आपको कहें कि कोई आप आईएएस नहीं कर सकते, आप आईपीएस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप करेंगे करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये कोई ताना टोंटना बहुत अच्छा होता है हर इंसान के लिए। ठीक है, हाँ जी, कालिदास को तो जानते हैं आप। हाँ जी, कालिदास को तो जानते हैं आप। वो कौन सा राइटर है जिसकी बुक्स हैं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, ठीक है, ऋतुसंहार, किसकी लिखी है ये? हाँ जी, किसकी लिखी है? हाँ जी, तो उनकी वाइफ ने उनको टॉन्ट मारा कि आप देखो आप तो अनपढ़ हैं। ठीक है, उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। ठीक है, वाइफ ऐसा टॉन्ट कसती है तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है बंदे को। ठीक है, तो ठीक है, आप पे भी लोग टॉन्ट कसते हैं। ठीक है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, और डेफिनेटली यू विल बिकम। तो कोई बात नहीं है। तो ये टॉन्ट ब्रिटिश लोगों ने कहा था कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप संविधान नहीं लिख सकते, आप आप संविधान बना ही नहीं सकते अपना। ठीक है, तो उसी टेंशन में जवाहरलाल नेहरू बापू के पास जाते हैं, कहते बापू, ब्रिटिश लोग तो चले जाएंगे लेकिन संविधान कौन लिखेगा, कौन बनाएगा, तो ये क्या होगा। बापू से कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति है जो संविधान लिख सकता है, ठीक है, बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है, उसका नाम है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी बनती नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको जाकर बोलो, वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सीन आपको गांधी मूवी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसा ही हुआ, जब भी बी आर अम्बेडकर जी को जाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि देखो संविधान लिखना है, तो वो तैयार हो गए, कहते ठीक है जी, लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो ब्रिटिश ने जो टॉन्ट कसा था, और बी आर अम्बेडकर जी ने उसे एक्सेप्ट किया और देश का संविधान लिखा। ठीक है, इसलिए इसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
तो इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, सिटीजन इलेक्शन, प्रोविजन पार्लियामेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है, ये सब होंद में आ गए थे उस दिन से, जब से ये अडॉप्ट कर लिया गया था। और बाकी कुछ चीजें बाद में आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि 26 जनवरी को क्यों ही संविधान लागू हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, हालांकि ये 26 नवंबर को तैयार हो गया था। वाई वी लेट नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, असी 2.5-3 महीने क्यों लेट लेट क्यों लेके गए, क्यों लेके गए? इसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, ठीक है, 1929 में। वहां पे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट आजादी की डिमांड का रेजोल्यूशन रखा गया था आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो उन्होंने 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया, 1930 को, कि हम आजाद हैं, हम गुलामी से मुक्त हैं। तो इसलिए हमें ये डेट दोहराने के लिए, ठीक है, तो ये आजादी की एक तरह की एनिवर्सरी, ठीक है, एक बर्थ एनिवर्सरी, आजादी की बर्थ एनिवर्सरी को लाने के लिए, इसलिए 26, सॉरी ये 30 नहीं, 26 जनवरी है ये, 26 जनवरी 1930 को आजादी दिवस मतलब सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो उसको रिपीट करने के लिए तो ये सारी चीजें डेट दोहराई गई, इसलिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ। इसके पीछे हिस्टोरिकल डेट है। तो क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं? नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, आपको पता ही है, कुछ इसमें इलेक्टेड थे, और नॉट ए सॉवरन बॉडी, बिल्कुल सारे फैसले ब्रिटिश ही लेते रहे, और टाइम कंज्यूमिंग, समा बहुत लगा, ये तो नहीं कह सकते इतना संविधान तैयार किया है। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ही थी इसमें ऑल एंड ऑल, और लॉयर लॉयर की पार्टी थी, और डोमिनेटेड बाय हिंदू, हिंदू लोग ही थे इसमें। तो ये सारी चीजें, इससे क्रिटिसिज्म होता है। और क्या क्या फैक्ट है? एलिफेंट को जो संविधान सभा की जो मोहर थी, ठीक है, उस पे हाथी जी बनाए गए, हाथी का सिंबल बनाया गया। और बी एन राव को सलाहकार, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया संविधान सभा का, ठीक है। एच वी आर अंगर को सेक्रेटरी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन, मेन जो ड्राफ्ट्समैन था जिन्होंने ड्राफ्ट किया। और प्रेम बिहारी रजादा ने कैलीग्राफी की। तो कैलीग्राफी में किस किस स्टाइल में लिखा गया है? मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, किस स्टाइल में लिखा है हमारा ओरिजिनल संविधान? आप कंप्यूटर जिन बच्चों ने देखा उन्हें अटलांटिक स्टाइल, अटलांटिक स्टाइल, अटलांटिक स्टाइल इंग्लिश में लिखा गया था भाई, अटलांटिक स्टाइल, हाँ अटलांटिक स्टाइल। ओरिजिनल वर्जन इंग्लिश था, ठीक है, लेकिन इस पे फुल बूटियां किसने बनाई, डेकोरेट किसने किए? से नंदलाल बोस और बीओ हार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, इन्होंने डेकोरेशन की, ठीक है। और बाद में इसका हिंदी वर्जन तैयार किया गया वसंत कृष्णा वैद द्वारा, ठीक है, 1950 में। पहले इंग्लिश में बना था, ठीक है, पहला हमारा जो संविधान बना वो इंग्लिश वर्जन था, हिंदी वर्जन 1950 बाद में तैयार किया गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, संविधान बनने का ये सफर था। संविधान बनने का सफर ब्रिटिश से स्टार्ट होता है, बैटल ऑफ प्लासी से मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, ठीक है। प्लासी की लड़ाई से बंगाल अंडर आ जाता है, फिर बक्सर की लड़ाई होती है, फिर बिहार, उड़ीसा, ये सारे अंडर आ जाते हैं, ठीक है। हौली हौली ब्रिटिश लॉ लेके आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट लेते हैं, इंडियन कौंसिल एक्ट लेके आते हैं, फिर 1909 का एक्ट आता है, फिर 1919 एक्ट आता है, फिर 1935 एक्ट आता है, फिर 1947 एक्ट आता है, देश आजाद हो जाता है, फिर संविधान सभा बनती है। तो ये शॉर्ट में ये संविधान सभा का सफर है। तो ये पहले 2 चैप्टर टफ माने जाते हैं पॉलिटी में,
लेकिन ऐसे नहीं है, इसका संबंध थोड़ा हिस्ट्री से है। ठीक है, तो जिसको हिस्ट्री आई समझ, उसे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना तो ये भी समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। चलो बहुत है, आज का काम इतना ही। चलो जाते जाते क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने कैलीग्राफी की थी, ठीक है, उस व्यक्ति ने कितनी फीस ली थी संविधान को लिखने की? प्रेम बिहारी रजादा, उन्होंने कितनी फीस ली? बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई फीस नहीं ली। वो कहता मैं अपना नाम भी लिखूंगा और अपने दादे का नाम भी लिखूंगा। ठीक है, तो भाई चलो, वो तो उस जमाने का शरीफ था। ठीक है, मुझे भी कर्सिव हैंडराइटिंग आती है। ठीक है, तो जे आज मेरे से संविधान लिखाते तो मैंने कहना था मैं अपना नाम भी लिखूंगा, मैं अपने फादर का नाम भी लिखूंगा, मैं अपने दादा का नाम भी लिखूंगा। ठीक है, मैं अपने गृह मंत्रालय मतलब वाइफ का नाम भी लिखूंगा, और मैं अपने दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, उनके नाम भी लिखूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरा संविधान मेरे मेरे खानदान के सारे नाम से ही भर जाता। ठीक है, तो फीस मैं कहता मैं कोई नहीं लूंगा। ठीक है, पैसे मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो चलो ठीक जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।